ये क्या हुआ? 34 साल तक जो नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज़, इस बार उन्होंने कर दिया। क्या इतनी कमज़ोर हो चुकी है हमारी टीम? क्या क्या गलतियां हुई और अब क्या लगता है कि जिस तरह से आगे आने वाले वक्त में बड़े बड़े इवेंट्स भी हैं, उसके लिए हम खुद को तैयार कर पाएंगे? लेकिन फिर वही बात है कि हम कभी सीनियर प्लेयर्स को साइड पे कर देते हैं, नए को आजमाते हैं, वो नहीं चलते। अच्छी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, टीम में शामिल नहीं करते और फिर दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है उन्हीं सीनियर प्लेयर्स की और फिर वही रिजल्ट आता है जो कि पहले आ चुका था। अब क्या किया जाए फिर? अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर हम 34 साल की बात करें तो एक चीज़ तो है कि आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ टीम को कि उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई। आपको याद हो इनिशियल स्टार्ट ऑफ द मैच पाकिस्तान ने इकॉनमी रेट बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन करके पेस पैटर्न ने रखा था कि वेस्ट इंडीज़ का स्कोर कोई एज सच आपको पता है फ्लोर के अंदर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो आखिरी जो 8 से 10 ओवर थे उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान पेस पैटर्न का मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा पैनिक बटन दब गया था कि बैक टू बैक एक तो बाउंड्रीज भी लगी और आपको पता वो एक स्कोर था जो इतना अच्छा स्कोर उन लोगों ने आखिरी जो ओवर के अंदर किया है। दैट शोज के उनकी जो आखिरी जो स्ट्रेंथ है T20 जो आप, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जब आप बात करते हो तो आप T20 आपको जेन में नजर आती है कि पहले T20 पहले 20 ओवर कर लो और आखिरी 20 ओवर वो आपको डैमेज करेगा और नजर भी आया जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे एक चीज जो नजर आती है वो आज भी आपके डेप्थ बॉलिंग ऑप्शन के अंदर है कि आपके पास डेप्थ ओवर का जो एक बॉलर है वो खत्म हो चुका हुआ है। नसीम शाह की बात करें, वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। कल जिस तरीके से उनको कल फेंटा लगा आखिरी ओवर के अंदर, मुझे समझ जी। नहीं आ रही थी कि आखिर उनका चल क्या रहा है, एक माइंडसेट क्या है। जो एक डेप्थ ओवर के अंदर पाकिस्तान जाना चाहता था, उमर गुल आपके पास मौजूद थे, उसके बाद आपके पास एज सच कोई डेप्थ ओवर का एक बॉलर ही मौजूद अब नहीं है। रिवर्स स्विंग आपकी खत्म हो चुकी हुई है। उसके बाद आप, मुझे अभी तक एक चीज समझ में नहीं आती कि आप वही जो अब आप बात करें कि हम लोग बार बार अपने पुराने फेसेस की तरफ जाते हैं जब हम कहते नहीं जी हमने नए प्लेयर्स की तरफ इन्वेस्ट करना है। तो नए प्लेयर्स सुफियान मुकीम आपके पास मौजूद होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, फिर आप उनको बिठा देते हैं। साहिबजादा पर अच्छा, जो टीम फरहान के की बात अंदर करें हमारे प्लेयर्स मौजूद थे मोहम्मद अवैस भाई, ये जो प्लेयर्स जिन्होंने कुछ खाता ही नहीं खोला, सलमान अली, सॉरी साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हसन अली, इब्रार, इन लोगों ने तो खाता ही नहीं खोला, कोई भी रन किए बिना ही वापस लौट गए। तो क्या वजह बनी? ये वो प्लेयर जो कि हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं दी। देखें, आपको पता है ओडीआई की जब आप बात करते हैं तो इसलिए समझ में आ रही थी ना कि पाकिस्तान इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहा था T20 के लिए। आपको याद हो पाकिस्तान बार बार वेस्ट इंडीज के बात कर रहा था कि ओडीआई के बजाय हम लोग T20 सीरीज खेलते हैं। वो कहते नहीं जी हमने वनडे ही खेलना है। समझ आ गई ना कि आपकी परफॉर्मेंस की जब आप बात करते हैं तो ये तो बहुत अरसे से हो रहा है कि जहां पर टीम, मैं 300 नहीं कह रहा ओडीआई के अंदर, जहां पर 270 करती है तो आपको लाले पड़ जाते हैं, आपकी टीम को स्कोर नहीं होता, चेज नहीं होता। वो नजर भी आ रहा था आपको क्योंकि आपके पास मिड ऑर्डर की बात कर लें, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो टोटल को चेस कर सके। ओपनिंग डिपार्टमेंट की मैंने इसलिए बात की कि अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें, मैं खुद भी कहता हूँ यार नहीं यार प्लेयर अच्छा है, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये कि उसने परफॉर्म पैचेस के अंदर किया, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया। आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर भी उसकी कोई एक दो इनिंग्स है जो बड़ी जबरदस्त थी, उसके अलावा तो आज सच को परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई। साहिबजादा फरहान की बात करूं तो आपके पास एक ऑप्शन बड़ा अच्छा मौजूद था क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, उसने 100 पे 100 स्कोर किए, चौथा पांचवा उसका 100 है पूरी अपना सीजन के अंदर। मुझे नहीं पता कि आपने उसको किस लिए बाहर बिठा के रखा हुआ था। फखर जमान का ना होना वो नजर आ रहा था कि आपको डेंट पहुंचाता है, इसलिए लोग तो कहते हैं ना कि फखर जमान के बारे में बात क्यों करते हो, तो भाई इसलिए बात करते हैं क्योंकि जहां पर वो परफॉर्म कर जाता है बड़ी इनिंग्स के अंदर आपके सामने है, वो पूरा का पूरा मैच का पासा पलट देता है। बाबर की बात करें, आई गेस 75वीं इनिंग्स है या 74th इनिंग्स है बाबर आजम की, अभी तक एक सेंचुरी नहीं, आखिरी जो सेंचुरी है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। तो इसकी वजह क्या है अवैस भाई? क्या हमारे प्लेयर सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर काम करते रहे और आज तो उनकी इंडिविजुअल रैंकिंग भी डाउनफॉल का शिकार है? पाकिस्तानी टीम को तो उनकी वजह से डैमेज हो रहा है। जिम्मेदार अब किसको करार दें? क्या सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है, कप्तानी का मसला है या सीनियर प्लेयर्स के होने का मसला है? अगर ये नहीं होंगे तो फिर कौन होगा और कौन ठीक करेगा इस टीम को? हर बार हम ये एक बदतरीन शिकस्त के बाद सोचते हैं कि कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन क्या ठीक होना चाहिए और कौन करेगा ये? यार देखें, जिम्मेदारी की अगर बात करें तो जिम्मेदार ऑब्वियसली ना मैं हूं ना आप है। जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेक होल्डर्स हैं। आपको थोड़ा चले जाओ, अगर चले मैं T20 से स्टार्ट करूँ, T20 का वर्ल्ड कप है ना, T20 एशिया कप है, यही टीम थी जिसने आपको याद हो वर्ल्ड कप 2022 आई गेस अपना उसका फाइनल भी खेला। उसके बाद 2023 का शायद जो है वो T20 का सेमीफाइनल तक खेला। सब बात करने लग पड़े कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया की, यार इसको हराना बहुत मुश्किल है। डिस्टर्बेंस किसने पैदा की? क्रिकेट बोर्ड ने पैदा की। कप्तानों को कट एंड चॉप्स किया, उसके बाद कोचेस को लेके आए, फिर गिराया, फिर लेके आए, फिर गिराया। ओडीआई क्रिकेट की आप बात करें, बहुत थोड़ा सा अरसे पहले आप चले जाएं जब श्रीलंका
पाकिस्तान ने टूर नहीं किया था तो पाकिस्तान ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग थी, उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इतनी चॉप्स एंड चेंजेस टीम के अंदर किए हैं कि खुद समझ में नहीं आती आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान एक सर्कस लग रही है अब आपको।